चला तुझे तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया हमें प्यार न करने देगी। हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल RDS केमिस्ट्री में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है रासायनिक बलगतिकी। तो ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, इसलिए प्यारे बच्चों आप लोग इस चैप्टर को अच्छा से रिवीजन करें। यहाँ पर जो बताया जा रहा है इस चीज़ को आप घर पर बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा से मज़ा से लिख सको। तो चलिए आज चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है रासायनिक बलगतिकी। तो देखिए यहाँ से पहला क्वेश्चन जो है कि अभिक्रियाओं पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। कोई रासायनिक अभिक्रिया है तो उस अभिक्रियाओं में ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, ये क्वेश्चन है। तो सिंपल सी बात है कि जैसे मान लो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, तो उस अभिक्रिया में हम जो ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ ही क्या होगा, उसका स्पीड जो होता है, अभिक्रिया का घटित होने का जो दर होता है वो भी क्या होता है, बढ़ जाता है। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि अभिक्रिया का जो वेग ये टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर को अगर आप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हो तो उस अभिक्रिया का वेग सीधा दोगुना हो जाता है। क्या हो जाता है, सीधा दोगुना हो जाता है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखिए सामान्यतः ताप जितना अधिक होता है अभिक्रियाओं के बीच अभिक्रिया उतनी ही तेजी से होती है। ताप जितना बढ़ाओगे उसका अभिक्रिया भी क्या होगा, उतनी तेजी से होगी। ठीक है, अगला आगे देखिए, कहा जा रहा है कि 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग दुगुना हो जाता है। ताप को अगर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओगे तो इसका जो वेग है दोगुना हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है ये, अभिक्रिया की कोटि को परिभाषित करें। अभिक्रिया की कोटि को परिभाषित करें। आप कैसे जानेंगे कि अभिक्रिया प्रथम कोटि की है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अभिक्रिया की कोटि क्या होता है। तो देखिए चलिए पहले परिभाषा नहीं, पहले हम लोग ऐसे ही समझ लेते हैं। आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे तो पता होगा कि दर बराबर एक फॉर्मूला होता है K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर X इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर Y। मतलब ये दर अभिक्रिया की घटित होने का जो दर होता है, स्पीड होता है, उसी के लिए फॉर्मूला होता है K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर X इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर Y। तो A का जो कंसंट्रेशन है x और y, b का जो कंसंट्रेशन है y, तो इन दोनों का जो योगफल होता है यानी x प्लस y जो होता है, और इसी को हम लोग कहते हैं अभिक्रिया की कोटि। तो चलिए देखिए यहाँ पर दर बराबर दिया हुआ है k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ a टू द पावर x इंटू कंसंट्रेशन ऑफ b टू द पावर y, ये यहाँ पर दिया हुआ। अब दोनों का योगफल x प्लस y देखिए यहाँ पर x प्लस y, ये क्या कहलाएगा, अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, तो अब हम लोग कैसे जानेंगे कि अभिक्रिया प्रथम कोटि की है। तो इसके लिए देखो, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का जो मान होता है K बराबर, वो होता है 2.303 बटा T log A बटा A माइनस एक्स होता है। ये फॉर्मूला को आप याद रखोगे, K बराबर 2.303 बटा 2 log A बटा A माइनस एक्स याद रखोगे। यहाँ पर देखो A जो है ये प्रारंभिक सांद्रता है, ये क्या है, प्रारंभिक सांद्रता, और A माइनस एक्स जो होता है ये होता है हमारा अंतिम सांद्रता। कौन सा सांद्रता बच्चों, अंतिम सांद्रता होता है। ठीक है, अंतिम सांद्रता होता है। ठीक है, तो ये होता है। अब देखो इस समीकरण में log A बट्टा A माइनस एक्स का जो वैल्यू है और समय t के बीच हम ग्राफ खींचेंगे, अगर वो ग्राफ सीधी रेखा में प्राप्त होता है तो हम समझ जाएंगे अभिक्रिया प्रथम कोटि की है। तो देखो log A बट्टा A माइनस एक्स, log A बट्टा A माइनस एक्स एवं समय के बीच ग्राफ खींचने पर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है जो अभिक्रिया के प्रथम कोटि को दर्शाता है। बस इतना लिख दोगे। ठीक है, बहुत ही आसान था। चलिए अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो। क्वेश्चन है कि अभिक्रिया निम्नलिखित की परिभाषा दे, निम्नलिखित की परिभाषा दे। किसका किसका परिभाषा देना है देख सकते हो। ए नंबर में है अभिक्रिया की कोटि। तो अभिक्रिया की कोटि तो आप देख चुके हो, दर समीकरण के अनुसार ए का जो घात होगा और बी का जो घात होगा उसको क्या करना, जोड़ लेना। जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगा वही क्या होगा, अभिक्रिया की कोटि।
तो इसको हम नहीं बताते फिर से। चलिए अगला देखिए, इसी में बी नंबर में थ्रेशोल्ड ऊर्जा। थ्रेशोल्ड ऊर्जा क्या होता है? तो ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो अभिकारक अणुओं के पास होता है। ऊर्जा का वह न्यूनतम मात्रा जो अभिकारक अणु के पास खुद का होता है। किसका होता है? खुद का। कोई भी पदार्थ है, कोई भी अभिकारक होता है तो उसके पास खुद का एनर्जी होता है। ठीक है, क्या होता है? खुद का एनर्जी होता है। उसी एनर्जी को, उसी ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड ऊर्जा। वही दिया हुआ है, ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो अभिकारक अणुओं के पास होता है उसे थ्रेशोल्ड ऊर्जा कहते हैं। तो ये चीज लिख लोगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों के लिए प्रतिक्रिया की कोटि की गणना करें। आपके सामने यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि है, आपसे अभिक्रिया की कोटि पूछ रहा है। अभिक्रिया की कोटि क्या होगा और उसके लिए आपको व्यंजक दिया हुआ है। तो ए नंबर में देख सकते हो आप, रेट यानी कि दर बराबर के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए बट्टा 2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर 3 बट्टा 2 दिया हुआ। तो इसके लिए आपको अभिक्रिया की कोटि बतलाना है। तो इसके लिए क्या करोगे? घात को जोड़ लोगे, ये ए का घात और ये बी का घात, दोनों को जोड़ लो। तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 3/2, इन दोनों को जोड़ना है, एलसीएम आ जाएगा 2। ये 1 प्लस 3, तो ये आ गया 4/2 बराबर 2। यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, इस तरह से हम लोग निकालेंगे। उसके बाद बी नंबर में दिया हुआ रेट दर बराबर के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 3/2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर -1। तो ये दिया हुआ, आपको अभिक्रिया की कोटि बतलाना है, तो घात को क्या करना है? इसको जोड़ लेना है। तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस, चलो ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो -1/1 लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। तो ये हो जाएगा 2 3 -2, ये हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा हाफ। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया, यहाँ पर देखो थोड़ा सा ये कट गया है, A + B है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया A + B चेंजेस टू प्रतिफल, यह उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है यानी प्रतिफल में परिवर्तित हो रहा है। कह रहा है के अभिक्रिया का दर R बराबर K इंटू ए टू द पावर कंसंट्रेशन ऑफ 1/2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर 3/2 दिया हुआ। तो कह रहा है अभिक्रिया की कोटि क्या होगा? तो वही जोड़ना है इसके घात को। तो 1/2 प्लस 3/2 एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 2। तो ये 1 + 3, तो ये कितना हो जाएगा? 4/2 बराबर 2। अभिक्रिया की कोटि कितना हो जाएगा? 4। सिर्फ घात को जोड़ लेना है आपको, और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि शून्य क्रम तथा प्रथम क्रम अभिक्रियाओं का एक एक उदाहरण दे। शून्य क्रम और प्रथम क्रम अभिक्रिया का उदाहरण देना है। तो शून्य क्रम अभिक्रिया का उदाहरण देख सकते हो, जब H2 + Cl2 ये दोनों आपस में अभिक्रिया करता है HNO की उपस्थिति में, या सिंपल से इसको प्रकाश कह सकते हो, विसरित प्रकाश। तो विसरित प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करेगा तो ये बन जाएगा HCl। क्या बनेगा? HCl। H2 + Cl2 विसरित प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो HCl बनता है। तो ये जो एग्जाम्पल है शून्य क्रम अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके बाद प्रथम क्रम अभिक्रिया का उदाहरण देख सकते हो, जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को अभिक्रिया कराते हैं तो बनता है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का 2 मोल। तो ये जो अभिक्रिया है ये शून्य क्रम, ये प्रथम क्रम अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सक्रिय ऊर्जा क्या है? किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक और सक्रिय ऊर्जा में संबंध स्थापित करें। सक्रिय ऊर्जा क्या होता है ये पूछ रहा है, और किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक और सक्रिय ऊर्जा में संबंध बतलाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला सक्रिय ऊर्जा। तो दहली ऊर्जा तथा अभिकारक के अणुओं की समान ऊर्जा के अंतर को सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। फिर से समझिए, दहली ऊर्जा तथा अभिकारक के अणुओं की समान ऊर्जा के अंतर को सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। या इसका दूसरा परिभाषा आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, और यहाँ पर देखो ऑब्जेक्टिव के रूप में बोर्ड एग्जाम ने पूछा इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसका दूसरा परिभाषा हम दे सकते हैं कि किसी अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। किसी अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होता है उसी ऊर्जा को सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नीचे देख सकते हो आर्हेनियस के समीकरण से, आर्हेनियस का एक समीकरण है
के बराबर ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बट्टा आर टी होता है। ठीक है, ये आर्हेनियस समीकरण है, इसको याद रखोगे, ऑब्जेक्टिव के रूप में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आर्हेनियस समीकरण के बराबर ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बट्टा आर टी होता है। ठीक है, अब इसी समीकरण को जब हम आगे सॉल्व करते हैं, बहुत ज़्यादा सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के बाद हमको ये फॉर्मूला मिलता है, ये वाला फॉर्मूला मिलता है। अलग अलग टेम्परेचर पर हम इसको सॉल्व करते हैं, दो अलग अलग टेम्परेचर लेते हैं, देख लो लिखा हुआ है। यदि दो अलग अलग ताप यहाँ पर कर लोगे, दो अलग अलग ताप T1 तथा T2 पर दर स्थिरांक K1 तथा K2 है। क्या है? K1 तथा K2 है। तब ये फॉर्मूला बनता है log K2 बट्टा K1 बराबर E ए बट्टा 2.303 R। ये ब्रैकेट इस तरह से लगा लोगे आप, T2 माइनस T1 बट्टा T1 इंटू T2। तो ये फार्मूला होता है। और जो आप समीकरण देख रहे हो, यही समीकरण वेग स्थिरांक और सक्रिय ऊर्जा में संबंध स्थापित करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन अब देखो, अर्ध जीवन काल क्या है? अर्ध जीवन काल यानी कि टी हाफ। अर्ध जीवन काल को हम लोग टी हाफ से सूचित करते हैं, या टी 50% बोलते हैं, या टी 0.5 के द्वारा भी हम सूचित करते हैं। तो ये अर्ध जीवन काल क्या होता है? देखो, कोई अभिक्रिया, जैसे मान लो ये अभिकारक है, ये अभी 100% है, ठीक है, 100% है। तो इस अभिकारक को टूटने, इस अभिकारक को घटित होने के लिए, कितना घटित होने के लिए? 50%। इसका हाफ तो यही होगा ना, 50%। अगर ये कोई अभिकारक है 100% है, तो कहेंगे ये आधा मतलब 50% घटित होने में जो टाइम लगता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं टी हाफ। क्या बोलते हैं? टी हाफ। जैसे फिर से समझो, जैसे ये 50% है, तो कहेंगे इसको 25% होने में, यानी कि आधा घटित होने में जो टाइम लगेगा, उसी को बोलते हैं टी हाफ, या टी 0.5 बोलते हो, या बोल सकते हो टी 50%। अब ये तीनों तरफ से इसको दर्शा सकते हो। ठीक है, तो देख सकते हो इसका आंसर, किसी अभिक्रिया को ठीक आधा पूर्ण होने में जितना समय लगता है उसे अर्ध जीवन काल कहते हैं। इसे टी हाफ या टी 0.5 या टी 50% से सूचित किया जाता है। आप इसको लिख लोगे इस तरह से। अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से कई बार बोर्ड एग्जाम ने इस क्वेश्चन को पूछा है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रमाणित करें या दर्शाइए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध जीवन काल आरंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। फिर से देखिए, प्रमाणित करें कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध जीवन काल आरंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो देख सकते हो अर्ध जीवन काल तो अभी समझ में आया था आपको कि कोई अभिक्रिया को घटित होने के लिए, ये किसी अभिक्रिया को आधा पूरा होने में जितना टाइम लगता है, उसी टाइम को क्या कहते हैं? टी हाफ। ठीक है, टी हाफ। तो चलिए इसको हम लोग प्रूव करते हैं, प्रमाणित करते हैं कि आरंभिक सांद्रता पर कैसे निर्भर नहीं करता है। तो सबसे पहले तो लिखोगे प्रथम कोटि हेतु या प्रथम कोटि अभिक्रिया हेतु। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए आपने तो ये देखा था, के बराबर वैल्यू होता के बराबर 2.303 बट्टा टी लॉग ए बट्टा ए माइनस एक्स। ठीक है, के बराबर 2.303 बट्टा टी लॉग ए बट्टा ए माइनस एक्स। तो ए यहाँ पर क्या? प्रारंभिक सांद्रता, ए माइनस एक्स क्या? अंतिम सांद्रता है। ठीक है, टी यहाँ पर टाइम है, के यहाँ पर दर स्थिरांक है। ठीक है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक जो होता है उसका के बराबर यही वैल्यू होता है 2.303 बट्टा टी लॉग ए बट्टा ए माइनस एक्स होता है। तो इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। ठीक है, अब देखो, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है अर्ध जीवन काल के बारे में पूछ कर रहा है। ठीक है, तो अर्ध जीवन काल हेतु यहाँ पर देखो, टाइम जो है, टाइम कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। टाइम अभी पूरा है, अर्ध जीवन काल के लिए आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर टाइम की जगह पर क्या लिख लेंगे हम? टी हाफ। क्या लिख लेंगे? टी हाफ। तो यहाँ पर देखो लिखे हुए अर्ध जीवन काल हेतु टी बराबर टी हाफ। और यहाँ पर देख लो ए माइनस एक्स जो है, ए माइनस एक्स मतलब अंतिम सांद्रता कितना हो जाएगा? तो अंतिम सांद्रता कितना हो जाएगा? अंतिम सांद्रता देखो, प्रारंभिक सांद्रता जितना था उसका आधा होगा, क्योंकि अभिक्रिया आधा घटित हो रहा है, तो उसका सांद्रता भी क्या हो जाएगा? आधा। पहले जितना था उसका आधा, यानी कि ए माइनस एक्स जो है, अंतिम सांद्रता जो है ए माइनस एक्स, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो प्रारंभिक सांद्रता का आधा, मतलब ए बट्टा 2 ये हो जाएगा। ठीक है,
तो देख सकते हो a माइनस एक्स बराबर क्या है, यहाँ पर a/2 दिया हुआ है। अब कह रहे हैं कि समीकरण 1 में मान रखने पर, ये जो मान यहाँ पर आया t का वैल्यू t हाफ, a माइनस एक्स का वैल्यू a/2, तो इसका मान समीकरण 1 यानी कि इसमें हमको रख देना है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, इसका वैल्यू जब रखोगे तो आ जाएगा k बराबर 2.303 बट्टा t के जगह पर यहाँ पर कितना आ जाएगा, t के जगह पर t हाफ आएगा, तो लिखोगे t हाफ लॉग a यहाँ पर देखो a, तो लिखो a बट्टा a माइनस एक्स का वैल्यू अभी आपने तुरंत देखा a/2 आया। ठीक है, तो a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास बचेगा k बराबर 2.303 बट्टा t हाफ लॉग 2 बचेगा। ठीक है, ये बचेगा। इसके बाद आगे हम लोग सॉल्व इसको करें तो आ जाएगा k बराबर 2.303 बट्टा t हाफ लॉग 2 का जो वैल्यू होता है वो होता है, log 2 का वैल्यू होता है 0.3010, ये इसका वैल्यू होता है। तो यहाँ से हमारा t हाफ क्या आ जाएगा, t हाफ बराबर 2.303 बटा k इंटू 0.3010, ये आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो t हाफ बराबर आ जाएगा आपका 0.693 बट्टा k। तो ये हमारा आ गया t हाफ का वैल्यू 0.693। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ ये प्रथम कोटि अभिक्रिया हेतु अर्ध जीवन काल का जो वैल्यू होता है टी हाफ वो कितना होता है, तो 0.693 बट्टा के होता है। इस चीज़ को आप लिखोगे। अब यहाँ पर देखो, इससे प्रूव होता है कि यहाँ पर ये जो वैल्यू है टी हाफ, ये किस पर निर्भर कर रहा है, ए पर निर्भर कर रहा है, प्रारंभिक सांद्रता पर नहीं कर रहा है। ए माइनस एक्स पर कर रहा है क्या, अंतिम सांद्रता पर नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अतः यह अभिक्रिया जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध जीवन काल प्रारंभिक या अंतिम सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, तो चलो आप इसको देख सकते हो, ये आप इसको सुधार करके लिख सकते हो। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है